वी आर गोइंग टू डिस्कस के प्रोबेबिलिटी गेम ऑफ चांस में कैसे फाइंड आउट करनी है, जिसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस। ठीक है जी। अब इस फॉर्मूले के अंदर कुछ चीजें हैं जी जो आपने गौर से समझनी है। नंबर 1 क्या जनाब सैंपल स्पेस का वर्ड आप लोगों के सामने आया। दूसरी चीज फेवरेबल आउटकम्स का नंबर वर्ड आपके सामने आया है। टोटल आउटकम्स तो सैंपल स्पेस के अंदर से आपको वैसे ही पता चल जाएंगी। तो जनाब फेवरेबल का क्या मतलब है? फेवरेबल का मतलब ये है, फेवरेबल हम उस आउटकम को कहते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी, जिस आउटकम की प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है, दैट विल बी योर फेवरेबल आउटकम, प्रोबेबिलिटी टू फाइंड, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहां पे बात करते हैं कि इधर आ जाते हैं, फेवरेबल की जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस में भी जो है ना वही सेम है कि जिस चीज की प्रोबेबिलिटी यू आर गोइंग टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो आइटम जो होगा वो हमारा फेवरेबल आउटकम होगा। इफ यू वांट टू फाइंड आउट कि हेड क्या होगा, कोई ना आपने टॉस किया, हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें तो हमारा फेवरेबल आउटकम क्या होगा? हेड। अगर हम लोग कहते हैं जी कार्ड ड्रॉ किया है और कार्ड के अंदर से ब्लैक कलर का एस आ जाए तो हमारा जो फेवरेबल आउटकम होगा दैट इज ब्लैक एस, राइट। तो जो फेवरेबल आउटकम होता है वो हमारे लिए रिक्वायर्ड आउटकम भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, इसको फेवरेबल को हम लोग ये कह सकते हैं कि दिस इज द सिनोनिम ऑफ रिक्वायर्ड। वैसे इंग्लिश में फेवरेबल जो है वो रिक्वायर्ड का सिनोनिम इतना स्ट्रांगली नहीं होता, लेकिन यहां पे हम लोग ये बात जरूर कर सकते हैं कि जो फेवरेबल है उसका मतलब ये है कि ये वो आउटकम है जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। आगे हम लोग अब बात करते हैं जनाब के प्रोबेबिलिटी के अंदर कुछ चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज जो भी आपने देखी दैट इज सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस होता है कि किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उन सब को इकट्ठा करके लिख दिया जाए तो उसे हम सैंपल स्पेस कहते हैं। इकट्ठा करके लिख दिया जाए और उसके बाद उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स या ये जो आपकी दरमियानी ब्रैकेट्स होती हैं इसके दरमियान में लिख दिया जाए तो दैट विल बी योर सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस की जो हर आइटम है, सैंपल स्पेस के अंदर जितनी भी आइटम्स हैं उन सब की जो प्रोबेबिलिटी है वो मोस्ट ऑफ द टाइम सेम होती है। ठीक है जनाब, हम लोग बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी में हमने देखा कि एक होता है जनाब एक्शन और उस एक्शन के बहुत सारे होते हैं आउटकम्स। तो जो एक्शन होता है उसके जितने भी आउटकम्स होते हैं उन तमाम आउटकम्स को अगर हम एक जगह पे लिख दें तो वो जो सेट बनेगा उसे हम सैंपल स्पेस कहते हैं। अब ये जो सैंपल स्पेस है ये बड़ी मजे की चीज होती है। अगर आप सैंपल स्पेस ठीक से बना पाए तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना बहुत ही इजी। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं जनाब, एक कॉइन आपने टॉस किया है, चले डाइस रोल किया है, तो तमाम पॉसिबल आउटकम्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। ओके, तो ये जो तमाम आउटकम्स हैं इन सब की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/6 होगी, क्योंकि ये टोटल 6 आउटकम्स हैं और किसी भी एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी ये है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 व्हेन वी थ्रो 8 डाइस। तो जनाब हम लोग क्या करेंगे, ये जो कैलकुलेशन है ये एक डिवीजन की कैलकुलेशन पे मुश्तमिल है जिसमें डिनोमिनेटर में कुछ है और न्यूमिनेटर में कुछ है। डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो भी एक्सपेरिमेंट आपने परफॉर्म किया है उसके अंदर जितने भी आउटकम्स हैं उन सब को हमने डिनोमिनेटर में टोटल काउंट करके लिख देना है। टोटल 6 आउटकम्स है जनाब इस एक्सपेरिमेंट में। आपको जब भी कोई सवाल दिया जाएगा, आप देखें क्वेश्चन दिया जाता है ए डाइस इज रोल्ड, दिस इज व्हाट एक्शन, ये एक एक्शन है, ए डाइस इज रोल्ड, और आपको उसने क्या है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 4 विल अपीयर। तो जनाब एक्शन से आपका डिनोमिनेटर बनता है, डाइस रोल की हमें पता चला कि 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं और डिनोमिनेटर में हमने 6 लिख दिया, और जिस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है उससे न्यूमिनेटर बनता है। तो बहुत ही इजी है ये कैलकुलेशन
कि आपने देखना एक्शन क्या है, एक्शन के टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं वो नीचे लिख दिए, और जिस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है आप देखेंगे सैंपल स्पेस के अंदर वो चीज कितनी दफा है। आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 फाइंड आउट करनी है, तो आप दौड़े दौड़े जाएं सैंपल स्पेस के अंदर और देखें कि सैंपल स्पेस में 4 कितनी दफा है। तो सैंपल स्पेस में 4 सिर्फ एक दफा है, तो ये प्रोबेबिलिटी विल बी 1/6, राइट। अच्छा, थोड़ा सा इसको डिफिकल्ट करते हैं। मैं आपको एक एक्शन बता रहा हूं जी। एक्शन इज कि हमने एक डाइस रोल की है। सिर्फ इतनी बात से आपको पता चल जाना चाहिए कि जिस चीज की भी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है उसके डिनोमिनेटर में 6 आएगा। प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट करनी है कि जनाब मोर देन 4 अपीयर्स, 4 से बड़ा नंबर है। अच्छा, तो जनाब आप दौड़े दौड़े जाएंगे सैंपल स्पेस के अंदर और देखेंगे कि 4 से बड़े कितने आइटम्स हैं, 5 and 6। 2/6 is the probability that more than 4 will appear, right? तो इस तरीके से आप लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। आपने सबसे पहले ये देखना है कि सैंपल स्पेस में टोटल कितनी आइटम्स हैं, तो नंबर ऑफ आइटम्स नीचे लिख दी जाएंगी। अब सवाल आप आधा पढ़ें, सवाल आपने पढ़ा और उसमें सिर्फ अभी उसने एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया है, तो आपको कैलकुलेशन में जो डिनोमिनेटर में लिखना है उसकी समझ आ जानी चाहिए कि डिनोमिनेटर में तो मैंने ये सप्लाई करना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं जनाब, एक एक्शन है वो ये है कि 1 कार्ड इट इज ड्रॉन फ्रॉम द डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 1 कार्ड इज ड्रॉन। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो सैंपल स्पेस है उसमें टोटल कितनी आइटम्स होती हैं। जब हम डेक ऑफ कार्ड्स की बात करते हैं तो 52 आइटम्स होती है। 52 आइटम्स का मतलब ये है कि जब भी हम लोग सैंपल स्पेस ड्रॉ करेंगे तो हम 52 आइटम्स की एक सैंपल स्पेस ड्रॉ करेंगे। अब कार्ड की 52 आइटम्स की सैंपल स्पेस को ड्रॉ करना एक बड़ा काम है, तो चले हम ड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन ड्रॉ करने से ज्यादा हमें सैंपल स्पेस को बनाने की जरूरत क्यों होती है, इसलिए कि हमें डिनोमिनेटर चाहिए कि डिनोमिनेटर में हमने क्या लिखना है। तो टोटल सैंपल स्पेस जितनी होगी डिनोमिनेटर में तो उतना लिखेंगे, और फिर हमें सैंपल स्पेस की जरूरत इसलिए भी होती है कि हम देखें कि न्यूमिनेटर में क्या लिखना है, ऊपर क्या लिखना है, राइट। सही है, वो जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होगी वो देखना होगा वो सैंपल स्पेस में कितना है। तो बजाय इसके कि मैं सैंपल स्पेस ड्रॉ करूं, सैंपल स्पेस मेरे जहन में है, मुझे पता है 52 कार्ड्स होते हैं जिसमें से 13 कार्ड हर फैमिली के होते हैं। कुछ 2 फैमिलीज ब्लैक कलर की होती हैं, 2 फैमिलीज रेड कलर की होती हैं। हर फैमिली में एक किंग होता है, क्वीन होता है, जैक होता है और 10 बच्चे होते हैं जिसमें से सबसे छोटा बच्चा जो है वो एस होता है। ठीक है जी, ये सारी चीजें हम लोगों ने याद की हुई है, ये हमें पता है, ये हमने प्रोबेबिलिटी में पढ़ी है और डेफिनेटली आई हैव नो डाउट कि आप में से किसी बच्चे को ये चीज नहीं आती होगी। ठीक है ना जी। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम क्वेश्चन। हम एक क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व कर रहे हैं। तो सवाल ये था कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, पता नहीं किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, अभी सवाल पूरा नहीं बताया, लेकिन अभी मुझे सिर्फ सवाल में से ये चीज पता चली है कि एक कार्ड जो है ना हमने ड्रॉ किया है, तो मुझे पता चल जाना चाहिए कि डिनोमिनेटर में 52 आएगा। अच्छा, प्रोबेबिलिटी किस चीज की फाइंड करनी है, हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है इस चीज की कि जनाब एक ब्लैक कार्ड जो है वो सिलेक्ट हो जाए। तो अब जरा थोड़े थोड़े जाए सैंपल स्पेस में, आपके जहन में है एक सैंपल स्पेस जिसमें पूरी वो सैंपल स्पेस बनी हुई है, तो कितने ब्लैक कार्ड्स होते हैं जनाब आपकी सैंपल स्पेस के अंदर। 13 ब्लैक कार्ड्स होते हैं क्लब के और 13 ब्लैक कार्ड्स होते हैं डायमंड के। क्या डायमंड के 13 कार्ड्स होते हैं? कौन कौन से 13 कार्ड्स होते हैं जरा मुझे बताएं। तेरह क्लब के और 13 स्पेड्स के, जी बिल्कुल ठीक है, अंस खान ने बताया जनाब सबसे पहले। तो देयर आर टोटल 26 कार्ड्स इन द सैंपल स्पेस जिस चीज की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी थी उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। ठीक है, मुझे पता है आप लोग थोड़ा सा जरा जो है ना वो थोड़ा शायद फील भी कर रहे हो कि सर जो है ना वो पता नहीं किधर बेसिक्स में इतना फंसा दिया है, लेकिन ये जब बेसिक्स आपकी डेवलप होगी तो इनशाला इससे जो अगली स्लाइड आने वाली है उस अगली स्लाइड में इनशाला हम लोग तमाम 15 और 16 चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं एक ही स्लाइड पे मैं इकट्ठे आपके मुंह पे मारूंगा, तो आपको पता चलेगा कि यस कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाए तो फिर चीजें एक दूसरे के साथ जो है ना वो एक दूसरे के साथ ट्रेसेबल होती हैं, लिंकेबल होती है। नहीं इतने जोर से नहीं मारूंगा फहीम बाजवा, परेशान ना हो, ठीक है। और कितने भी जोर से मार सकता हूँ, अब तो दूर है
अच्छा, बहरहाल हम लोग ये बात करें कि व्हेन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इज एक्चुअली ए डिवीजन कैलकुलेशन, जिसमें न्यूमिनेटर में क्या आएगा और डिनोमिनेटर में क्या आएगा ये हमने कैलकुलेशन करनी है। और न्यूमिनेटर में जो चीज आती है वो वहां से आती है जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, डिनोमिनेटर में वो आता है जो एक्शन आपने परफॉर्म किया होता है। ठीक है जी। अब जो डिफरेंट आउटकम्स हैं वो इक्वी लाइकली होते हैं। इक्वी लाइकली का क्या मतलब है, इनके आउटकम होने की जो इस आउटकम की आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम है। इक्वी लाइकली का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि जी डाइस आपने रोल की तो 1 के आने की प्रोबेबिलिटी इज 1/6, 2 के आने की प्रोबेबिलिटी इज आल्सो 1/6, 3 के आने की प्रोबेबिलिटी इज आल्सो 1/6। ठीक है जी। तो इस तरीके से हर तरह के आउटकम की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम हो तो फिर हम उसे कहते हैं कि इक्वी लाइकली इवेंट्स है। ये इवेंट्स होते हैं जो इक्वी लाइकली हैं, ये पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। ये जो आउटकम्स होते हैं ना इनको इवेंट्स भी कहते हैं। ठीक है जी। हम लोगों ने ये बात की कि जब भी कोई आप एक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक है जी, उस एक्शन के डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स होंगे तो इनको आउटकम्स को इवेंट्स भी कहते हैं। और वो इवेंट्स जिनकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल सेम हो वो इक्वी लाइकली इवेंट्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स सी, हम लोग यही वाला काम कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड बताएं जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड कितनी होगी। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं। हमारा एक्शन ये था कि हमने एक कार्ड ड्रॉ किया है तो फिर हम लोग कहेंगे कि देयर आर टोटल 52 पॉसिबल आउटकम्स। रेड कार्ड हमारी सैंपल स्पेस में कितने होते हैं जनाब, 13 होते हैं जी? नहीं, रेड कार्ड्स हमारे पास 26 होते हैं। तो रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 26/52। यहाँ जब हम इसे रिड्यूस करेंगे तो 1/2 यानी कि 50% होती है। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड इससे पहले हम निकाल चुके हैं, वो भी 50% थी। तो प्रोबेबिलिटी डैट एक्स इज इक्वल टू रेड कार्ड is equal to probability that x is equal to black cards, right? तो probability of red cards and probability of black cards ये equally likely outcomes हैं, ये equally likely events हैं जिनकी probability हम फाइंड करते हैं तो उनका आंसर जो है ना वो बिल्कुल सेम आता है। probability का जो आंसर होता है ये हमेशा 0 और 1 के दरमियान में होता है, या परसेंटेज में भी हम नॉर्मली इसको लिख देते हैं। ज्यादा मुस्तहब जो है वो ये है कि आप इसका जो आंसर है वो परसेंटेज में लिखें। ठीक है जी। और कभी कभार ऐसे भी होता है कि एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी 0 के पास पास आ जाती है, बिल्कुल 0 हो जाती है, तो इस तरह के इवेंट को इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक कार्ड, एक डाइस रोल किया है एंड यू वांट टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी के 7 आ जाए, तो कोई मसला नहीं है, हम लोग बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। नीचे लिखेंगे टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं जी 6, और आप लोग इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं कि 7 आ जाए, तो जरा सैंपल स्पेस में जाके देखें क्या 7 आपको मिलता है। नहीं मिलता, इसकी प्रोबेबिलिटी 0/6 है। दिस मीन्स कि इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। सिमिलरली अगर एक ऐसा इवेंट आप फाइंड आउट करना चाहते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 आ जाए या 100% आ जाए, तो इस तरह के इवेंट को हम कह सकते हैं कि दिस इज अ श्योर इवेंट, राइट? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग प्लस द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट नॉट अकरिंग इज इक्वल टू 1। ये चीज भी जो है ना एक बड़ी मजे की प्रॉपर्टी है कि किसी एक काम के होने की प्रोबेबिलिटी और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी अगर आप इन दोनों को ऐड कर दे तो वो आंसर आपका 1 के इक्वल आता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं जी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस्ड कार्ड्स, कि जी आपके पास जो प्रोबेबिलिटी आप फाइंड कर रहे हैं वो एक ऐसे कार्ड्स की फाइंड करनी है जिनके ऊपर फेस है, जिनके ऊपर पिक्चर बनी है। पिक्चर्ड कार्ड, फेस नहीं करना चाहिए, पिक्चर्ड कार्ड करना चाहिए। तो आपको पता है कि डेक ऑफ कार्ड्स के अंदर अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं तो 52 इज द टोटल आउटकम, और इसमें से कितने ऐसे आउटकम्स हैं जिनमें फेस होता है, जो पिक्चर कार्ड्स होते हैं, टोटल 12 होते हैं जी, बिल्कुल ठीक आप लोगों ने बताया। तो पिक्चर्ड कार्ड की प्रोबेबिलिटी 12/52 होती है। कैसे? 3 क्लब के होते हैं, 3 डायमंड के होते हैं, 3 एस के वो हार्ट के होते हैं और 3 स्पेड के होते हैं। तो इस तरह से टोटल 12 पिक्चर्ड कार्ड है। लेकिन अगर मैं आपको फाइंड आउट करने के लिए कहूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए पिक्चर्ड कार्ड, तो इस केस में आप देखेंगे कि सैंपल स्पेस में टोटल तो 52 आइटम्स ही हैं, कितने कार्ड्स पिक्चर्ड नहीं हैं? देयर आर टोटल 40 कार्ड्स विच आर नॉट पिक्चर्ड कार्ड्स। ठीक है जी, सही है जी।
ठीक है, 40 कार्ड्स ऐसे हैं जो कि पिक्चर कार्ड्स नहीं हैं, और अगर आप पिक्चर्ड कार्ड्स और नॉट ए पिक्चर्ड कार्ड की प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे तो 12/52 प्लस 40/52 दैट विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर किसी इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी और उसके अकर ना होने की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दिया जाए तो वो प्रोबेबिलिटी जो है वो एक दूसरे के उन दोनों को ऐड करें तो वो 1 के इक्वल बनती है। अच्छा, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इस तरह के जो आउटकम्स होते हैं जिसमें एक आउटकम एक इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी और दूसरा आउटकम उस इवेंट के अकर ना होने की प्रोबेबिलिटी है, इन दोनों के दरमियान में भी एक कजन कजन का रिलेशनशिप होता है। ठीक है, जैसे अब इंग्लिश में तो सबको कजन कहते हैं, लेकिन कुछ चचेरे होते हैं, कुछ फुफेरे होते हैं, कुछ ममेरे होते हैं, यानी कि अब ये पंजाबी के वर्ड्स तो नहीं है, लेकिन शायद उर्दू में जो चचा का बेटा होता है उसे चचेरा कहते हैं, चचेरा भाई है, और जो फूफा फूफी का बेटा होता है वो फुफेरा भाई होता है आपका। इसी तरीके से ये जो दो होते हैं इन दोनों का भी जो रिलेशनशिप है उसको हम कहते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट इवेंट्स हैं, राइट। कॉम्प्लीमेंट इवेंट्स वो दोनों इवेंट्स जिसमें एक चीज के अकर होने की प्रोबेबिलिटी और दूसरे और उसके अकर ना होने की प्रोबेबिलिटी शो हो रही हो, यानी कि एक और दूसरा, इन दोनों का जो रिलेशनशिप होता है इन दोनों को मिला के कॉम्प्लीमेंट इवेंट्स कहते हैं। ठीक है जी, तो बच्चों को शायद कॉम्प्लीमेंट इवेंट्स की अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा मसला होता है। तो एक चीज तो ये जरूरी है कि पहला और दूसरे के दरमियान में ये रिलेशनशिप हो कि उन दोनों को ऐड करें तो आंसर 1 आए, लेकिन हर इवेंट जो है उनको ऐड करें और आंसर 1 आ जाए तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट इवेंट्स हैं। ठीक है, उसके लिए दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो ये होना जरूरी है कि एक और दूसरे में ये हो कि पहला दूसरे के ना होने की प्रोबेबिलिटी हो। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बात की पिक्चर कार्ड और नॉट ए पिक्चर्ड कार्ड। ये जो नॉट ए पिक्चर्ड कार्ड है ये पिक्चर्ड कार्ड के ना होने की प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है, और ये जो पिक्चर्ड कार्ड है ये नॉट ए पिक्चर्ड कार्ड के ना होने की प्रोबेबिलिटी को बता रहा है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे का उल्ट है। तो जब एक दूसरे का उल्ट होंगे नंबर 1, तो उन दोनों की प्रोबेबिलिटी को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर 1 के इक्वल आएगा। इस तरह के इवेंट्स को कॉम्प्लीमेंट इवेंट्स कहते हैं। तो इस स्लाइड के अंदर हमने डिफरेंट टाइप के आउटकम्स देखे। हमने कहा इक्विलाइटली वो वाले आउटकम्स होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम होती है। फिर हम लोगों ने बात की इम्पॉसिबल इवेंट उस इवेंट को कहते हैं, ठीक है जी, जिसमें इम्पॉसिबल इवेंट उस इवेंट को कहते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। श्योर इवेंट उस इवेंट को कहते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है और वी आर वेरी श्योर कि ये काम तो होना ही होना है। ठीक है जी, इसी तरीके से दो इवेंट्स ऐसे जो कि एक दूसरे का उल्ट होते हैं तो इनको जो है ना वो हम लोग कॉम्प्लीमेंट इवेंट्स कह सकते हैं। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट इवेंट्स को बात कर ली। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैंने यहाँ पे लिखी है, ये आपने याद रखनी है। Sum of probabilities of all possible outcomes of a sample space। ठीक है जी, किसी भी एक सैंपल स्पेस के अंदर, ठीक है, जितने भी आउटकम्स होते हैं उन सब को ऐड कर दिया जाए, जितने भी आउटकम्स होते हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दिया जाए तो वो एक दूसरे के उनकी प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल बन जाएगी और वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट इवेंट्स कहलाएंगे। ठीक है जी, यानी कि हम लोग सिर्फ ये दो का नहीं है, ये सब का ही रिलेशनशिप है कि एक शापर पकड़े, उसमें तमाम आउटकम्स डालते जाएं डालते जाएं डालते जाएं, सारे आउटकम्स भी चले गए और उन सब की का वेट यानी कि उन सब की प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल होगी तो उन सबको भी हम मिला के कॉम्प्लीमेंट इवेंट्स कह सकते हैं। ठीक है जी, तो हर वो आउटकम जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ सैंपल स्पेस को कवर करता है वो सारे मिला के एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट इवेंट्स बन जाते हैं। ठीक है जी, तो कॉम्प्लीमेंट इवेंट्स इनको भी कहते हैं और इनको भी कहते हैं। सही है जनाब।